चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल काल को कवर करेंगे। देखिए मुगल काल का टाइम पीरियड 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका मुगल काल का टाइम पीरियड है। देखिए मुगल काल को कवर करने के लिए हम इस टाइम पीरियड को दो भाग में बांटते हैं। एक भाग है आपका 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम टोटल 6 मुगल बादशाह के बारे में पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होता है। उसके पश्चात 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक इस दौरान टोटल 11 मुगल बादशाह हुए हैं। इसको हम लोग दूसरे उत्तरवर्ती मुगल काल में देखते हैं। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम ये 6 मुगल बादशाह को पढ़ेंगे, जिसमें बाबर पहला मुगल बादशाह हुआ। आप जानते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर पराजित करता है और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की नींव डालता है। आप जानते हैं कि बाबर का जो टाइम पीरियड है ये 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक का है। अगला मुगल बादशाह आपका हुमायूं हुआ। हुमायूं का दो टाइम पीरियड में इसने शासन किया, एक 1530 से 1540 ईस्वी और दूसरा 1555 से 1556 ईस्वी। आप जानते हैं कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी इसे पराजित करता है और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी को सरहिंद के युद्ध में पराजित करता है और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब? 1555 ईस्वी में। ठीक है, 15 साल के पश्चात पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। देखिए अगला बादशाह हुआ आपका शेरशाह सूरी। देखिए यह सूर वंश का संस्थापक था। इसका टाइम पीरियड देखिए, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड है 1540 से 1545। वैसे ये दिल्ली पर शासन किया सूरवंश 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक। ठीक है, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। आप जानते हैं कि शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ था। इसके बारे में भी आगे हम पूरे फैक्ट इसका देखेंगे। देखिए 1545 में उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाने से कालिंजर का किला का जब ये अभियान कर रहा था तो उसमें उक्का नामक अग्नेयास्त्र से इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1545 ईस्वी में। देखिए अगला मुगल बादशाह बना आपका अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी तक। आप जानते हैं कि इसी के टाइम पीरियड में दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। फिर है जहांगीर, इसका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 ईस्वी तक का। फिर है शाहजहां, इसका टाइम पीरियड है 1627 से 1657 ईस्वी तक। फिर है औरंगजेब, इसका टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक समय तक मुगल बादशाह कौन रहा था? औरंगजेब। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त ठीक है जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं मुगल काल में, उन सभी व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे बीरबल, बीरबल के बारे में हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। फिर अबुल फजल, फिर तानसेन, फिर बैरम खां, फिर टोडरमल। ठीक है, और साथ ही साथ अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बदायूनी के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आप इसको मिस मत करिए। ठीक है, और इसको स्किप भी मत करिए। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है किस किस एग्जाम के लिए? बीपीएससी टीचर, दरोगा का। आप जानते हैं कि यूपीएसआई का अभी वैकेंसी आया हुआ है, बिहार दरोगा का आने वाला है। ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, फिर बिहार एसएससी। आप जानते हैं कि बिहार एसएससी का 10+2 लेवल और बिहार सीजीएल दोनों एग्जाम अभी आपके सामने है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप जरूर देखिए। ठीक है, आगे है आपका रेलवे। रेलवे के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनमें जीके का सिलेबस होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बाबर के बारे में जितने फैक्ट बन सकते हैं उन सब फैक्ट को जानेंगे। देखिए बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। आप याद रखिएगा कि मुगल काल को द्वितीय स्वर्ण युग का कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? मुगल काल को। अगर हम प्रथम स्वर्ण युग की बात करें तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। देखिए मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। देखिए इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। देखिए तैमूर वंश से संबद्ध होने के कारण मुगलों को तिमुरियन कहा गया है। मुगलों को किस नाम से जानते हैं? तिमुरियन के नाम से जानते हैं। देखिए बाबर के बारे में जानिए। देखिए बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांसऑक्सियाना के एक छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। ठीक है, देखिए इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर के वंशज थे, और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम जो कि चंगेज के वंशज थे। ठीक है, देखिए बाबर पितृपक्ष से तैमूरी तथा मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज हुआ करता था। देखिए बाबर तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में यह 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा था। देखिए यह 1494 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक समरकंद पर शासन किया था। कौन? बाबर। ठीक है, देखिए इसने पद बादशाह की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा था। ठीक है, आप जानते हैं कि मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं सब में बादशाह की उपाधि लगा है। ठीक है, आगे देखिए यह भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। भारत पर बाबर ने कुल कितने बार आक्रमण किया है? याद रखिएगा 5 बार। और भारत पर इसका किया गया पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान के पश्चात इसने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और याद रखिए कि बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि सर्वप्रथम यह भेरा के किला को जीतने के क्रम में बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग कब हुआ था? तो बाबर अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखता है कि भेरा के किले को जीतने के क्रम में हमने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, और हुमायूं आप जानते हैं कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था।
था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हुमायूं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1501 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में सैवानी खान ने बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में सैवानी खान ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था। देखिए आप जानते हैं तुलगामा युद्ध पद्धति को, याद रखिएगा तुलगामा युद्ध पद्धति को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तुलगामा युद्ध पद्धति को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा ओटोमन युद्ध पद्धति इसी को कहा जाता है। इसी को रूमी युद्ध पद्धति के भी नाम से जानते हैं, रूमी युद्ध पद्धति के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि बाबर के खिलाफ सैवानी खान सड़े पुल के युद्ध में 1501 ईस्वी में इस युद्ध पद्धति यानी तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। और बाबर इस युद्ध पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ करता है। ठीक है, आगे देखिए 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल की विजय की थी। काबुल की विजय कब की थी? 1504 ईस्वी में। देखिए 1507-8 ईस्वी में इसने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि, क्या नाम था इसके पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि का? मिर्जा, मिर्जा कहा जाता था। देखिए मिर्जा को त्याग करके एक नई उपाधि पातशाह धारण किया था। ठीक है, 1507 ईस्वी में इसने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग दिया था और पातशाह की उपाधि धारण किया था। कौन? बाबर। आगे देखिए बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन निमंत्रण दिया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है आलम खां। देखिए यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। ठीक है, इसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, दूसरा है दौलत खां। दौलता खां नहीं, दौलत खां। देखिए यह पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। इसने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास एक संदेश लेके भेजा था कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके चाचा आप जानते हैं आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। ठीक है, याद रखिएगा कि दौलत खां लोदी भेजता है अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास एक संदेश लेके कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटा करके उसके चाचा आलम खां को उसकी गद्दी पे बैठाए। ठीक है, आगे है मेवाड़ का शासक राणा सांगा। आप जानते हैं कि इसी राणा सांगा के खिलाफ अगले ही वर्ष 1526 के बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध करता है बाबर और राणा सांगा को पराजित करता है। ठीक है, कारण क्या था कि राणा सांगा ये वचन दिया था कि बाबर को कि जब आप दिल्ली पर आक्रमण करिएगा तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन बाबर कहता है कि इसने हमारा साथ नहीं दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। देखिए बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए जितने भी युद्ध थे उसमें से सभी युद्ध इसने जीता था। ठीक है, बाबर ने सभी के सभी युद्ध जीता था। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। बाबर के द्वारा लड़े गए जो 4 युद्ध हैं उन चारों युद्ध को याद करने का एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया। देखिए पानी पिया से आप याद रखिएगा, पानी पिया से याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, आगे खाना खाए से याद रखिएगा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। चाय पिया से याद रखिएगा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और घर गया से याद रखिएगा घाघरा का युद्ध। ठीक है, और ये क्रम में होता है। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। 1530 में तो आप जानते हैं कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए किसको किसको पराजित किया था। याद रखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे, यहाँ पे ट्रिक में याद कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध में इसने पराजित किया था मेवाड़ का शासक राणा सांगा को। ठीक है, चंदेरी का युद्ध में इसने पराजित किया चंदेरी शासक मेदिनी राय को। ठीक है, घाघरा का युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया था और अफगान का शासक कौन था? महमूद लोदी था। ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा हुआ करता था और सिकंदर लोदी का भाई था। ठीक है, आगे देखिए अब बारी बारी से इसके द्वारा चारों युद्ध के बारे में हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये। देखिए इस युद्ध में बाबर ने लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर बादशाह की उपाधि धारण कर भारत में एक नए वंश मुगल वंश की नींव डाली थी। तो याद रखिएगा कि बाबर बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के पश्चात। और बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? बादशाह की उपाधि यह 1507-8 ईस्वी के आसपास धारण किया था। और कहाँ पे किया था? तो याद रखिएगा काबुल में। ठीक है, काबुल में इसने अपने मिर्जा की उपाधि को त्याग करके, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग करके इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था 1507 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे चलकर जब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तब इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की नींव डाली। देखिए इस युद्ध में इसने तुलगामा युद्ध पद्धति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर के खिलाफ कौन किया था? सर ए पुल के युद्ध में। सर ए पुल के युद्ध में कब हुआ था? 1501-2 ईस्वी में। किसके खिलाफ हुआ था? याद रखिएगा सैवानी खां और बाबर के बीच हुआ था।
जिस युद्ध में बाबर को सैवानी खां पराजित किया था और सैवानी खां ने इस युद्ध में तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। तुलगामा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था। देखिए उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा इसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए उस्ताद अली कुली यह तोपखाने का नेतृत्व किया था, यह तोपखाने का नेतृत्व करता था और मुस्तफ़ा बंदूकचियों का नेतृत्व करता था। बंदूकचियों का नेतृत्व करता कौन था? मुस्तफ़ा। और तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस्ताद अली कुली खां। ठीक है, आगे देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग भेरा के किले को भेरा के किले पर आक्रमण करते समय किया था। ठीक है, या भेरा के किले को जीतने के समय में किया था। तो बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था। देखिए इस युद्ध में मिली जीत के पश्चात बाबर ने अपने खजानों का मुंह अमीरों सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था और खूब धन लुटाया था, जिससे प्रसन्न होकर लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। तो बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध के पश्चात मिला था? तो याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। और क्यों मिला था? क्योंकि इसने इस युद्ध को जीतने के पश्चात खजानों का मुंह अपने अमीरों और सगे संबंधियों की तरफ खोल दिया था और खूब धन लुटाया था। ठीक है, जिससे खुश होकर लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दे डाली थी। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हुआ था। आगे देखिए अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था, बाबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था। देखिए खानवा का युद्ध, इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का चाचा महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया था। देखिए प्रारंभिक सफलता की जानकारी से बाबर की सेना में पराजय की निराशा छा गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि इस युद्ध को राणा सांगा ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। ठीक है, और लगभग बाबर की सेना हार के कगार पर पहुंच चुका था। तभी बाबर ने उनमें उत्साह भरने के लिए यह ऐलान किया कि अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए जिहाद का नारा दिया। ठीक है, तो जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में ही दिया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, और जिहाद का मतलब समझते हैं कि धर्म योद्धा, धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, और धर्म योद्धा किसको बोलते हैं? जो गाजी की उपाधि धारण करता है, इसको धर्म योद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो इसने जिहाद का नारा दिया और युद्ध से एक दिन पहले सैनिकों के सामने शराब की समूची सुराहियां उलीच दी और सारे पैमाने तोड़ डाले थे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि खानवा के युद्ध में ही इसने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था और युद्ध को जीतने के पश्चात, देखिए जीत के पश्चात इसने गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, धर्म योद्धा। ठीक है, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, धर्म के लिए जो युद्ध होता है उसको जिहाद बोलते हैं। ठीक है, मुसलमानों में। देखिए इसने इस युद्ध में तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है खानवा युद्ध से, कि जिहाद का नारा दिया था, जीत के पश्चात गाजी की उपाधि धारण किया था और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। कौन? बाबर। ठीक है, आगे देखिए चंदेरी का युद्ध, यह 29 जून 1528 ईस्वी को लड़ा था। देखिए चंदेरी के युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी शासक मेदिनी राय को पराजित किया था। इस युद्ध के पश्चात राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। और जौहर प्रथा क्या होता है आप समझिए एक बार। जब युद्ध में राजपूतों की हार निश्चित हो जाती और दुश्मन किले पर कब्जा करने वाले ही होते हैं, तब राजपूत महिलाएं एवं बच्चे आग में कूदकर सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को जौहर प्रथा के नाम से जानते हैं। तो जौहर का प्रयोग सर्वप्रथम, जौहर प्रथा किसमें हुआ था? याद रखिएगा, चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, आगे देखिए घाघरा का युद्ध, यह 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया था। आप जानते हैं कि महमूद लोदी कौन था? यह इब्राहिम लोदी का चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा था और यह सिकंदर लोदी का भाई था, सिकंदर लोदी का भाई था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिकंदर लोदी आप जानते हैं कि गले की बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी और यह आगरा शहर की स्थापना किया था। देखिए महमूद लोदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। देखिए यह सिकंदर लोदी का भाई और इब्राहिम लोदी का चाचा था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद अफगान सरदारों द्वारा दिल्ली के सिंहासन का दावेदार इसे बनाया गया था, लेकिन बाबर ने इसे 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में पराजित करके समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखिए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी और इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसके द्वारा चुने गए स्थान, इसके शवों को आगरा के आराम बाग में पहले दफनाया गया था और बाद में इसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इन्हीं दोनों का मकबरा भारत से बाहर है। आप जानते हैं कि बाबर का मकबरा काबुल में है, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, और जहांगीर का मकबरा शहादरा, जो कि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल बादशाह हैं जिसका मकबरा भारत से बाहर है। ठीक है, दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आगे देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा है, जिसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है ये। देखिए इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़।
इन दोनों राज्य के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखता है। देखिए अकबर ने इसका अब्दुल रहीम खान खाना से तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाबर का जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसका फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। और कौन किया था? तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खाना किया था। देखिए इसका फारसी में अनुवाद पायंदा खां भी किया है। ठीक है, पायंदा खां भी किया है, याद रखिएगा। ठीक है, पायंदा खां किया है, बाद में इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने भी किया है। ठीक है, आगे देखिए तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन बा रस्किन ने किया है। ठीक है, लेडेन और रस्किन ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है। देखिए बाबर ने पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पद में इसने नवीन शैली मुबैयान लिखा है। आप जानते हैं कि बाबर को मुबैयान शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुबैयान शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबर को। देखिए बाबर की एक अन्य रचना है रिसाल ए उसज। बाबर की अन्य रचना का क्या नाम है? रिसाल ए उसज है। देखिए बाबर किसका अनुयायी था? याद रखिएगा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था ये। देखिए बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। आप जानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। आगे देखिए इसे फारसी, अरबी तथा तुर्की का ज्ञान था। बाबर को फारसी, अरबी और तुर्की का काफ़ी ज्ञान था, लेकिन उसकी तुर्की जो थी उसकी मातृभाषा थी। आप जानते हैं कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। ठीक है, और याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? तो याद रखिएगा इसका भी दरबारी भाषा फारसी हुआ करता था। ठीक है, तो मुगल और दिल्ली दोनों का दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। देखिए बाबर एक गंभीर प्रकृति विषाद था। ठीक है, प्रकृति के बारे में काफ़ी जानकारी रखता था तथा उसने भारत की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से अपनी आत्मकथा में किया है। ठीक है, देखिए इसने योजनाबद्ध तरीके से बगीचे लगवाए थे, उसमें पानी के तीव्र प्रवाह की भी व्यवस्था करवाई थी। तो पानी की तीव्र प्रवाह वाला बगीचा कौन लगाया था? याद रखिएगा बाबर। देखिए इसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था जिसे नूर अफगान बाग के नाम से जाना जाता है। देखिए इसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था जिसे नूर अफगान नामक बाग कहा जाता है, और इसे ही आराम बाग के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि इसी आराम बाग में बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था और बाद में उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए इसने सड़क मापन हेतु गज ए बाबरी नामक पैमाने का प्रयोग किया था। तो गज ए बाबरी नामक पैमाने का प्रयोग कौन किया था? याद रखिएगा बाबर। ये किस लिए किया था? सड़क मापने के लिए। ठीक है, देखिए बाबर ने राज्य की एक नई अवधारणा का सूत्रपात किया था। इस राज्य की आधार था कि बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा थी, और राज्य का आधार क्या था? बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा। ठीक है, आगे देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह से हमें धैर्य व संकल्प की सफलता से शिक्षा मिलती है? तो याद रखिएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था में ही इसके पिता का साया छिन जाने के बावजूद भी बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। आप जानते हैं कि बाबर का जन्म हुआ था कब? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, और यह गद्दी पे कब बैठा था? 1494 ईस्वी को। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन गया था इसका। ठीक है, फिर भी इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, उसने अपने पुत्र हुमायूं को हमेशा सलाह देते रहता था कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। ठीक है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक होता है। और मेरे भाई याद रखिएगा कि परिश्रमहीनता और आराम किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आपको हमेशा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपके सामने आपत्ति आए तो उसका मुकाबला जरूर करना चाहिए। ठीक है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और हमें लगता है कि शायद हुमायूं इस बात को गांठ बांध लिया था, इसी का प्रभाव था कि 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जिंदगी व्यतीत करने के बाद यह दोबारा 1540 ईस्वी में जो दिल्ली की गद्दी को खोया था, 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाया था। ठीक है, तो आप लोग भी हिम्मत जरूर रखिए और परिश्रम जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम हुमायूं के बारे में देखते हैं। देखिए हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। ठीक है, इसके माता का नाम था माहम बेगम, जो कि एक सिया संप्रदाय से संबंधित थी। देखिए नासरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देखिए गद्दी पर बैठने से पहले यह बदखसा का सूबेदार था। याद रखिएगा कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? याद रखिएगा बदखसा का सूबेदार था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हुमायूं अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। आप जानते हैं कि हुमायूं किसका पुत्र था? याद रखिएगा बाबर का यह पुत्र था। ठीक है, और बाबर के बारे में आप जानते हैं कि यह मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक हुआ। ठीक है, इसी का पुत्र था हुमायूं। देखिए हुमायूं ने अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था, अस्करी को संभल का, हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी, और चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का प्रदेश दिया था, जहां का ये पहले सूबेदार हुआ करता था बदखसा का। वहां का प्रदेश किसको दिया था? इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दिया था। ठीक है, आगे देखिए इसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? देवड़ा या दौड़ा, जो कि इसने 1531 ईस्वी में लड़ा था। चौसा का युद्ध इसने 1539 ईस्वी में लड़ा था। इसमें शेर खान ने इसे पराजित किया था और शेरशाह की उपाधि धारण किया था। इसी युद्ध में हुमायूं की जान बचाता है निजाम
एक निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाया था, जिसे यह जब दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो एक दिन के लिए इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, अगला है कन्नौज का युद्ध। देखिए कन्नौज या इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह बैठा था। ठीक है, और अगला है सरहिंद का युद्ध। देखिए यह 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी, अफगान शासक सिकंदर सूरी को पराजित किया था और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो देखिए 1540 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी को खोता है और 1555 में पुनः प्राप्त करता है, यानी इस 15 वर्षों तक वह घुमक्करों की तरह जीवन बिताया है। ठीक है, आगे देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस किले को उसने 4 महीनों तक घेर के रखा था, जिसके बाद शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, देखिए 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। 1532 ईस्वी में इसने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने कब आक्रमण किया था, तो 1532 ईस्वी में। देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था। इस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा चौसा युद्ध के पश्चात। देखिए इस युद्ध में हुमायूं को निजाम नामक भिश्ती ने जान बचाई थी। तो 1555 ईस्वी में जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा तो इस निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। तो एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो याद रखिएगा निजाम। क्यों बैठा था, क्योंकि इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, देखिए इस युद्ध में मिले विजय के पश्चात शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए अगला युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये भी काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। देखिए यह 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका आप पूरे डेट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और इसी युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की गई। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि प्रथम अफगान राज्य कौन सा था, प्रथम अफगान राज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा लोदी वंश। आप जानते हैं कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित किया था और दिल्ली पे एक नए वंश मुगल वंश की नींव डाली थी। तो ये लोदी वंश आपका प्रथम अफगान वंश हुआ था और सूर वंश आपका द्वितीय अफगान वंश हुआ था। द्वितीय अफगान वंश कौन सा था, सूर वंश। इसका संस्थापक कौन हुआ था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका संस्थापक था। और सूर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक याद रखिएगा सिकंदर सूरी हुआ। सिकंदर सूरी हुआ। ठीक है, जिसको हुमायूं 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में पराजित करता है और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, तो याद रखिएगा इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। देखिए अंतिम शासक जरूर याद रखिएगा, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आपको पढ़ा चुके हैं दिल्ली सल्तनत के वीडियो में। ठीक है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। करीब 3.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें हम पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में कंप्लीट बताया है। ठीक है, देखिए बिलग्राम या कन्नौज युद्ध को हम पढ़ रहे थे। देखिए इस युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया था, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन बिताया था। देखिए निर्वासन के दौरान इसने मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया, जिससे आगे चलकर अकबर जैसे सम्राट का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म किनसे हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या था, याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है, आगे देखिए सरहिंद का युद्ध। देखिए सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें इसने अफगान शासक सिकंदर सूरी को पराजित किया था। हुमायूं ने इस युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूरी को पराजित किया था और पुनः दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा था। ठीक है, आप जानते हैं कि हुमायूं कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के पश्चात, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, इस युद्ध के पश्चात वह दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया था और दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठा था। और दोबारा 1540 ईस्वी के बाद 15 वर्षों के बाद, ठीक है, 15 वर्षों तक लगातार संघर्ष करने के बाद पुनः 1555 ईस्वी में यह दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाया था। ठीक है, देखिए इस युद्ध के पश्चात हुमायूं, जो कि 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को खोया था, उसे पुनः प्राप्त करने में से सफलता मिली थी। किस युद्ध के पश्चात, याद रखिएगा सरहिंद के युद्ध के पश्चात। देखिए दिल्ली की गद्दी पे जब यह दोबारा बैठा तो हुमायूं ने निजाम, आप जानते कि यही निजाम है जिसने इसे चौसा के युद्ध में जान बचाया था। ठीक है, इसने एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठाया था, हुमायूं। और क्यों बैठाया था, तो चौसा के युद्ध में शेर खां के खिलाफ, आप जानते हैं कि चौसा का युद्ध शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था। इस युद्ध में हुमायूं की जान बचाने का काम निजाम ने किया था और इसी से प्रसन्न होकर हुमायूं जब दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसे एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, आगे देखिए 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए जब यह दोबारा 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया और अगले ही वर्ष 1556 ईस्वी में दीनपना भवन स्थित पुस्तकालय के शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। देखिए ये सभी जो कथन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा हुमायूं ने। देखिए अकबर के कहने पर हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो याद रखिएगा कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। ठीक है, आगे देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बना रखे थे। देखिए दिल्ली के पराभव के पश्चात हुमायूं ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो दिल्ली सल्तनत के बाद अगर मुगल काल में पूछे कि मुगल काल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी, तो याद रखिएगा हुमायूं ने जारी की थी। ठीक है, देखिए हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? याद रखिएगा मीरक मिर्जा गियास था। ठीक है, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना गया है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। देखिए यह प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। हुमायूं का जो मकबरा है यह प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। देखिए यही है आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, यह प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा दिल्ली में। ठीक है, देखिए यह अफीम का सेवन करता था। हुमायूं अफीम का सेवन किया करता था। देखिए हुमायूं की इच्छा थी कि जब यह मरे तो इसे दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास ही दफनाया जाए। देखिए इसके समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह था। देखिए बहादुर शाह मुगलों का सामना करने का साहस नहीं था, इसमें मुगलों का सामना करने का साहस नहीं था। किसमें? बहादुर शाह में। देखिए उसने चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन ज्यों ही उसे हुमायूं के आक्रमण की सूचना मिली वह तुरंत किलेबंद शिविर को छोड़कर मांडू भाग निकला था। ठीक है, तो बहादुर शाह कहाँ का शासक था? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुजरात का। किसके समकालीन था? याद रखिएगा हुमायूं का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हुमायूं का समकालीन कौन था? गुजरात का शासक याद रखिएगा बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए राणा सांगा की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी। ठीक है, और हुमायूं इसकी पुकार को सुन भी लिया था और इसकी सहायता देने के लिए पहुंच गया था। ठीक है, देखिए बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज पर पुर्तगाली गवर्नर से लड़ाई करते हुए जहाज से समुद्र में गिर पड़ा था, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो समुद्र का डूबकर कौन मरा था? याद रखिएगा गुजरात का शासक बहादुर शाह। ठीक है, और किससे झगड़ा ये कर रहा था? तो याद रखिएगा किससे लड़ाई कर रहा था? तो पुर्तगाली गवर्नर से। ठीक है, आगे देखिए चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ सर्वप्रथम हुमायूं के समय में ही हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा हुमायूं के समय में। ठीक है, चित्रकला का प्रश्न अक्सर जहांगीर के फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ अगर पूछे तो हुमायूं के समय में हुआ था। और याद रखिएगा कि हुमायूं ने ही सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए एक कारखाने का भी निर्माण करवाया था। तो कारखाने का सर्वप्रथम निर्माण कौन करवाया था? याद रखिएगा हुमायूं चित्रकारी के लिए। ठीक है, और चित्रकारी की मुगल शैली का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी के समय में हुआ था। तो चलिए अभी हम हुमायूं के बारे में कंप्लीट जाने हैं, आगे हम देखेंगे शेरशाह के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार इनका जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल नामक स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था, जबकि परमात्मा शरण के अनुसार इनका जन्म होशियारपुर में 1472 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई थी। आप याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से भी जानते हैं। देखिए शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। इसके बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। इनके पिता का नाम था हसन खां। देखिए इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, तो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार कौन थे? हसन खां। और इन्हीं का पुत्र था फरीद खां। ठीक है, जो कि शेरशाह के नाम से आगे विख्यात हुआ था। देखिए फरीद ने शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान किया था और अपने बेटे का अंगरक्षक भी इसको बनाया था। याद रखिएगा कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दिया था। ठीक है, कहीं कहीं आपको नुहानी भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और यह बिहार के अफगान शासक हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है चौसा का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये युद्ध था। देखिए कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था और शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो याद रखिएगा कि चौसा युद्ध के पश्चात ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि चौसा के युद्ध में ही हुमायूं की जान बचाया था एक निजाम नामक भिश्ती ने। और पुनः जब दोबारा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इस निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, अगला देखिए है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था। देखिए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? याद रखिएगा शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिलग्राम युद्ध के पश्चात ही शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसकी मृत्यु के बारे में देखिए,
शेरशाह की मृत्यु 1555 ईस्वी में कालिंजर का किला जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र से हो गई थी। ठीक है, कालिंजर का शासक कौन हुआ करता था? कीरत सिंह। तो याद रखिएगा कि शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा था? कालिंजर का अभियान। ठीक है, इसी अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र से इनकी मृत्यु हो गई थी और यह कालिंजर को जीत चुके थे। ठीक है, कालिंजर का किला पर इसने अधिकार कर लिया था, तब जाकर इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कि शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। काफ़ी भव्य दिखने में है। देखिए एक बार, यही आपका शेरशाह का मकबरा। चारों तरफ कृत्रिम झील है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पानी, ये चारों तरफ कृत्रिम झील है। इस बीच में ऊंचे टीले पर यह मकबरा निर्मित है। ठीक है, देखिए यह हिंद तथा याद रखिएगा, यह हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम इसमें समन्वय देखने को मिलता है। तो शेरशाह के मकबरे में सर्वप्रथम हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। और याद रखिए कि दोहरा गुंबद वाला पहला मकबरा किसका था? याद रखिएगा पहला मकबरा ये किसका था? हुमायूं का मकबरा था, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हम बता चुके हैं। मकबरा से संबंधित एक फैक्ट हम यहाँ पे और आपको ऐड कर दिए। और शेरशाह के मकबरे की खासियत क्या थी? कि इसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला एवं किला ए कुना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। देखिए इसका उत्तराधिकारी हुआ था इस्लाम शाह, काफ़ी योग्य सिद्ध हुआ था। देखिए शेरशाह ने भूमि माप हेतु 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। देखिए इसने चांदी की रुपया एवं तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, तांबे का दाम किसने चलवाया था? याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। और चांदी का रुपया। देखिए इसने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर सिरसूर नामक नगर बसाया था। सिरसूर नामक नगर को किसने बसाया था? याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। देखिए शेरशाह सूरी का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या था? कि इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसका देन है? तो शेरशाह सूरी का है। ठीक है, अभी भी देखते होंगे गांव में पट्टा पे खेती किया जाता है। ठीक है, देखिए 1541 ईस्वी में इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी, जो कि अभी बिहार की राजधानी हुआ करती है ये पटना। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन कौन था? ये हर्यक वंश का शासक हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए शेरशाह ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। देखिए पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। देखिए शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो शेरशाह के समय कितना वसूल करती थी लगान के रूप में? सरकार 1/3 भाग। देखिए इसने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था और बाद में जब यह दिल्ली की गद्दी पे, आप जानते हैं कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं को पराजित करने के पश्चात यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तब इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन हुआ था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। देखिए इसने सैनिकों की हुलिया रखने एवं दाग प्रथा की भी शुरुआत की थी। और याद कीजिए कि सैनिकों की हुलिया रखने एवं दाग प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में कौन करता है? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखिए शेरशाह सूरी के 2 पुत्र हुए थे, एक आदिल खां, दूसरा जलाल खां। जलाल खां रीवा पे शासन किया करता था, आदिल खां चित्तौड़ पे। और यही जलाल खां इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के रूप में अगला शासक बनता है। देखिए अब हम शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ, प्रारंभिक नाम था इसका जलाल खां। देखिए इस्लाम शाह काफ़ी योग्य सिद्ध हुआ था। देखिए इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी फिरोज शाह हुआ। ठीक है, जो केवल 3 दिन तक शासन किया था। देखिए फिरोज शाह का उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी हुआ था। आदिल शाह सूरी के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि आदिल शाह सूरी ने ही अपना वजीर हेमू को नियुक्त किया था। ये हेमू अंतिम विक्रमादित्य हुआ था। अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमचंद्र या हेमू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यही आप जानते हैं कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था किसके साथ? याद रखिएगा अकबर के साथ। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। हेमू जिसमें पराजित हुआ था और अकबर की जीत हुई थी। कहा जाता है कि हेमू 24 युद्धों में से लगभग 22 युद्ध को जीता था। ठीक है, आगे देखिए आदिल शाह सूरी के खिलाफ अहमद खान ने विद्रोह कर दिया और सूरवंश का अगला शासक सिकंदर सूरी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आप याद रखिएगा कि सूरवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सूरवंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा कि सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो सिकंदर सूरी को पराजित किया था हुमायूं किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में, और पुनः दिल्ली की गद्दी पर, जो कि यह 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को खोया था, पुनः इसे प्राप्त कब किया था? 1555 ईस्वी में। ठीक है, यानी 15 वर्षों के पश्चात पुनः यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए शेरशाह सूरी द्वारा किए गए कुछ सुधार हैं, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करेंसी सुधार, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी ने पुराना किला का निर्माण दिल्ली में करवाया था। कहा जाता है कि इसका नींव हुमायूं ने डाला था और इसे पूरा शेरशाह ने किया था। देखिए शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर
बोल उठा था अचानक कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पुराना किला का निर्माण दिल्ली में करवाया था। शेरशाह सूरी के सुधार कौन कौन से हैं? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करेंसी सुधार। ये काफी इंपॉर्टेंट सभी सुधार हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़े हैं। तो चलिए अब हम अगला मुगल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। देखिए इनकी माता का नाम था हमीदा बानू बेगम और पिता का नाम था हुमायूं। देखिए बचपन का नाम था, अकबर के बचपन का नाम था जलाल। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। उस टाइम पे इनका उम्र करीब 14 वर्ष का था। देखिए इनके शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ, जो कि एक ईरानी विद्वान हुआ करते थे। देखिए अकबर ने उपाधि लिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि लेकर यह अगला मुगल बादशाह बना था। देखिए अकबर का प्रारंभिक दिनों में संरक्षक हुआ करता था बैरम खां। देखिए बैरम खां बदखसा का निवासी था। प्यार से अकबर इसे खानी बाबा कहा करता था। अकबर ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया था, वकील या वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा बैरम खां के बारे में फैक्ट देख लीजिए। देखिए बैरम खां 1556 से 60 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। अकबर ने इसे खाने खाना की उपाधि प्रदान किया था। किसे? बैरम खां को। देखिए बैरम खां सिया मतावलंबी था। देखिए मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। देखिए अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। याद रखिएगा कि जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल, जिसको भारमल के नाम से भी जानते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हड़खाबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी बाद में जाना गया, का विवाह करने की इच्छा व्यक्त किया। देखिए अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारीमल या भारमल पहला राजपूत राजा हुआ जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसी राजपूत कन्या से कालांतर में शहजादे सलीम का जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि सलीम किसका बचपन का नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम था। ठीक है, और ये सलीम अकबर शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। देखिए अकबर ने चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में दर्शन हेतु अक्सर जाया करता था। आप जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अपने पुत्र जहांगीर का नाम इसने सलीम रखा था। ठीक है, सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था और अगला मुगल बादशाह जहांगीर बनता है। हम इसके बारे में भी आगे आपको फैक्ट बताएंगे। आगे देखिए अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में, जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 ईस्वी में, एवं साथ ही साथ इसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। आप जानते हैं कि जजिया कर को पुनः औरंगजेब शुरू करता है कब? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में जजिया कर को औरंगजेब पुनः शुरू करता है। ठीक है, औरंगजेब पुनः शुरू करता है और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। और भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था? याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, देखिए माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतक खां की हत्या कर दी थी। आगे देखिए दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। कौन? रानी दुर्गावती। ठीक है, कहाँ की थी? गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका हुआ करती थी। हल्दी घाटी का युद्ध यह कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को। देखिए इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था, याद रखिएगा। देखिए राणा प्रताप लंबे समय तक मुगलों से लड़े। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए अबुल फजल, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अबुल फजल के बारे में जो भी फैक्ट बनता है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अबुल फजल इसने अकबरनामा की रचना किया था। अकबरनामा का 3 भाग है। ठीक है, इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। देखिए अबुल फजल दीन ए इलाही का मुख्य पुरोहित हुआ करता था। देखिए इसने अमेरिका की खोज का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ठीक है, अमेरिका की खोज का उल्लेख करने वाला कौन था मुगल काल में? तो याद रखिएगा अबुल फजल। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। देखिए जहांगीर या सलीम के इशारे पर बुंदेला सरदार बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अबुल फजल की हत्या किसके इशारे पे हुआ था? तो याद रखिएगा जहांगीर के इशारे पे। कौन किया था? बीर सिंह बुंदेला ने। यही अबुल फजल है जिसने अकबरनामा की रचना किया था। और दीन ए इलाही धर्म का ये प्रधान पुरोहित था, मुख्य पुरोहित हुआ करता था। मुख्य पुरोहित था दीन ए इलाही धर्म का। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। ठीक है, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। देखिए अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। अब बीरबल के बारे में थोड़ा फैक्ट जानिए। देखिए इसका वास्तविक नाम था महेश दास।
देखिए अकबर के नवरत्नों में यह शामिल था। अकबर ने इसे कवि प्रिय या कवि राय की उपाधि भी प्रदान किया था। यह दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। आप जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर कब किया था? 1582 ईस्वी में किया था। और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। ठीक है, और इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन हुआ था? याद रखिएगा, बिरबल। देखिए यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में बिरबल की हत्या हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट। तानसेन के बारे में देखते हैं। देखिए तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम था रामतनु पांडे। यह मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, तब इसका मुस्लिम नाम क्या पड़ा था? अता अली खां। देखिए अकबर ने इसे कंठाभरण बानी बिलास एवं मियाँ की उपाधि प्रदान किया था। किसे? तानसेन को। देखिए तानसेन को तानसेन की उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने प्रदान किया था। देखिए अकबर के दरबार में आने से पूर्व यह भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में था। ठीक है, ग्वालियर में इसका मकबरा है। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन की उपाधि किसने दिया था? जरूर याद रखिएगा, ग्वालियर या रीवा के राजा ने प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखिए तानसेन की प्रमुख कृतियां, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कौन कौन सी कृतियां हैं जरूर याद रखिए। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चारों कृतियां। आगे देखिए तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अकबर के दीवान टोडरमल जो कि खत्री जाति से थे, 1580 ईस्वी में दाहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दाहसाला बंदोबस्त लागू किया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। ठीक है, देखिए गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। किसने? स्मिथ ने गुजरात अभियान को इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण बताया है। ठीक है, देखिए अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, दशवंत और बसावन। काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक हुआ करते थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावड़ा। काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी गायक। ठीक है, और प्रसिद्ध चित्रकार। आगे देखिए मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। देखिए अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक हुआ करता था। देखिए इसके समय में सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी हुआ करता था। देखिए अकबर ने घोड़े को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, जिससे सेनापति अपने घोड़े के ना बदल सके और घोड़ों को 2 बार प्रस्तुत ना कर सके। काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि घोड़ों को दागने की प्रथा का शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और यहाँ मुगल काल में अकबर ने किया। ठीक है, आगे देखिए 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। देखिए मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होती थी। ठीक है, तो 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, आगे देखिए अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। देखिए अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का समकालीन हुआ करता था। आप याद रखिएगा कि इसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे इसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। आप जानते हैं कि सलीम किसके बचपन का नाम है? जहांगीर के बचपन का क्या नाम है? सलीम। देखिए अकबर ने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी। देखिए राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में ही हुआ था। देखिए अब्दुल समद को इसने सीरी कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इसने जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था। तो ये दोनों उपाधि जरूर याद रखिएगा कि अब्दुल समद को इसने सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इसने जरी कलम की उपाधि दिया था। कौन? अकबर। आगे देखिए अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। आप जानते हैं कि अकबर नगाड़ा बजाता था, तो औरंगजेब क्या बजाता था? याद रखिएगा, बीना। औरंगजेब बीना बजाता था। अगर हम बात करें सिकंदर लोदी का, तो सिकंदर लोदी शहनाई बजाता था। यह शहनाई सुनने का शौकीन था। ठीक है, शहनाई सुनने का शौकीन कौन था? सिकंदर लोदी। आगे देखिए अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र हुआ करते थे को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किया था। देखिए फैजी, याद रखिएगा कि यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। यह भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अभी तक हम अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल, बैरम खां, बीरबल, तानसेन और अब हम फैजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था फैजी, और यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। देखिए अकबर के दरबारी कभी भी हुआ करता था। यह फैजी अकबर का दरबारी कभी भी था। देखिए अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर का मकबरा कहां पे है? याद रखिएगा, सिकंदरा में। आगरा के निकट सिकंदरा में है। ठीक है, आगे देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में इसने बहुत सारे इमारतें बनवाई थी, जिसमें शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला शामिल था।
याद रखिएगा कि इबादत खाने की स्थापना इसने 1575 ईस्वी में किया था और यह स्टार्टिंग में सिर्फ मुसलमानों के लिए था। बाद में 1578 ईस्वी में यह सभी धर्मों के लिए इसका दरवाजा खोल दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे। देखिए अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। देखिए जरूर याद रखिएगा कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे। एग्जाम में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो जब तक आपको ये 9 नाम याद नहीं रह जाता तब तक आप इस प्रश्न को सही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा। देखिए अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। देखिए दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। देखिए यह है बुलंद दरवाजा, कहां पे है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहां पे पड़ता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर कब किया था, गुजरात विजय के पश्चात किया था। गुजरात विजय के पश्चात, ठीक है, गुजरात विजय के पश्चात बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। आगे देखिए यह है पंचमहल। देखिए पंचमहल, देखिए ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे देखिए मुगलों ने मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से लिया था, ठीक है। आगे देखिए अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। आप जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर कब किया था, 1582 ईस्वी में। और इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, एकमात्र हिंदू हुआ करता था बिरबल। और इसका मुख्य पुरोहित कौन था, याद रखिएगा, इसका मुख्य पुरोहित हुआ करता था अबुल फजल। अबुल फजल। तो दीन ए इलाही धर्म से इतना फैक्ट आपको जरूर आना चाहिए कि इसका मुख्य पुरोहित था अबुल फजल और इसकी शुरुआत 1582 में अकबर ने किया था और इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बिरबल। और इसे स्वतंत्र धर्म किसने कहा था, मोहसिन फानी ने कहा था, ठीक है। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में किया था। इसके पश्चात ही सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा था। देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण के संदर्भ में एक पक्ष का मानना है कि यह गुजरात विजय के पश्चात बनाया गया था, वहीं पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। आगे देखिए दीन ए इलाही, चलिए इसके बारे में फैक्ट जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना किया था। देखिए इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके किया गया था, सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया था अकबर के द्वारा। देखिए यह वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। देखिए इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल हुआ करता था और हिंदुओं में केवल बिरबल ने इसे स्वीकार किया था। देखिए मोहसिन फानी ने इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है, ठीक है। तो दीन ए इलाही के धर्म में याद रखिएगा 1582 में इसकी स्थापना अकबर ने किया था, ठीक है। और इसका मुख्य पुरोहित था अबुल फजल। आगे देखिए बिरबल एकमात्र हिंदू हुआ था जो इसे स्वीकार किया था। और याद रखिएगा कि मोहसिन फानी ने इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको जरूर आना चाहिए दीन ए इलाही से, ठीक है। आगे देखिए अकबर का मकबरा, देखिए यह सिकंदरा में आगरा के पास स्थित है। यह सिकंदरा को लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी ने बसाया था। ये जो सिकंदरा जगह है इसको लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी ने बसाया था। देखिए अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी किंतु जहांगीर ने इसे 1613 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिल का है। देखिए अकबर का मकबरा जो है यह 5 मंजिल का है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह गुंबद विहीन मकबरा है। तो याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा गुंबद विहीन मकबरा है। चलिए एक झलक आप अकबर का मकबरा को देखिए। देखिए ये है आपका अकबर का मकबरा, कहाँ पे है, सिकंदरा में स्थित है। ये अकबर का मकबरा है, इसमें कुल 5 मंजिल है। इसकी प्रत्येक मंजिल अपने से नीचे की मंजिलों से छोटी होती गई है और यह गुंबद विहीन मकबरा है, ठीक है। आगे देखिए ये है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2-4 मकबरा हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। याद रखिएगा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इसी से कैद किया गया था, यहीं से कैद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हुमायूं के मकबरे से ही बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें इसी हुमायूं के मकबरे से कैद किया था, ठीक है। देखिए इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाई थी। इसका वास्तुकार था मिर्जा गयास। और इस मकबरे का जो विशेषता था, यह प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। अकबर का जो मकबरा था यह गुंबद विहीन मकबरा था और हुमायूं का मकबरा दोहरा गुंबद वाला मकबरा था, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए यह है शेरशाह का मकबरा, कहाँ पे है, सासाराम में। देखिए हम वही सब मकबरा को लेकर अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिस मकबरे के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देखिए शेरशाह के मकबरे का फैक्ट क्या है। देखिए इसके मकबरे में सर्वप्रथम हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिला था। तो सर्वप्रथम हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का समन्वय किसके मकबरे में देखने को मिला था, तो याद रखिएगा शेरशाह के मकबरे को में देखने को मिला था। ये कहाँ पे है, याद रखिएगा बिहार के सासाराम में। चारों तरफ कृत्रिम झील है, उस बीच में ऊंचा टीला पे यह निर्मित है, ठीक है, जरूर देखिए इसको।
आगे देखिए यह है इत्मा-उद-दौला का मकबरा। इत्मा-उद-दौला का मकबरा का निर्माण याद रखिएगा कि नूरजहां ने करवाई थी। ये नूरजहां के पिता का मकबरा है। इनके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग और इन्हें मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने ही इत्मा-उद-दौला की उपाधि दिया था। ठीक है, और इस मकबरे की खासियत यह है कि यह सर्वप्रथम पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मकबरा है। ठीक है, और इस मकबरे में पिटरा डोरा नामक जराव का कार्य किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि पिटरा डोरा कला क्या है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यह भी पूछा जा सकता है कि किसके मकबरे में सर्वप्रथम पिटरा डोरा का कार्य किया गया था। तो याद रखिएगा इत्मा-उद-दौला के मकबरे में। ठीक है, और ये पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मकबरा है। देखिए फैजी की अध्यक्षता में अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखिए अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। आप जानते हैं कि रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। ठीक है, तो रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। और कौन कौन किया था? याद रखिएगा नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी ने किया था। ठीक है, आगे देखिए बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और महाभारत का रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। रज्मनामा जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि रज्मनामा किसका अनुवाद किया हुआ है, तो याद रखिएगा महाभारत का। ठीक है, और रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम, हरि विजय सुरी को जगत गुरु एवं जिन चंद्र सुरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान किया था। देखिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम अकबर का समकालीन था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में उस समय अकबर का शासन था। आप याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन सा मुगल बादशाह था? यही अकबर था। काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से 1605 ईस्वी तक का है। और याद रखिएगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत में कौन सा मुगल बादशाह था? याद रखिएगा अकबर। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी कारखाना को स्थापित करता है तो उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? याद रखिएगा जहांगीर। तो जहांगीर के समय में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित करता है, कारखाना खोलता है। ठीक है, आगे देखिए रॉल्फ फिंच। देखिए रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज व्यापारी था जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अकबर ने समस्त धार्मिक मामले को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा किया था। और यह महजरनामा जो है यह अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए महजर को स्मिथ एवं बुलजले हेग जो कि इतिहासकार हुआ करता था ने अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा है। देखिए महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल एवं या इसी को इमाम ए आदिल भी बोलते हैं का उपाधि धारण किया था। तो महजर को स्मिथ एवं बुलजले हेग ने इसे अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा है। और इस महजरनामा की जो घोषणा किया था अकबर, कब किया था? 1579 ईस्वी में। और इसे तैयार करने वाला कौन था? अबुल फजल के पिता शेख मुबारक था। ठीक है, आगे देखिए अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। इसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। आगे देखिए लेनपुल इसके बारे में लिखता है कि हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की स्पष्ट विशेषता थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग का संतान और पिता दोनों था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए अब हम अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। ठीक है, एक लय में इसके कार्य को देखेंगे, एक सीरियल वे में। देखिए अकबर ने दास प्रथा का अंत और खुद को हरम दल से मुक्त किया था कब? 1562 ईस्वी को। देखिए इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। इसने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। और याद रखिएगा कि शुरू पुनः कौन करता है? 1679 ईस्वी में औरंगजेब इसे शुरू करता है। औरंगजेब शुरू करता है और इसे अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? याद रखिएगा कि अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम रूप से समाप्त किया था। और याद रखिए कि जजिया कर लगाया था सर्वप्रथम किसने भारत में? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किया था। और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन था? एफएसटी था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जब जजिया कर लगाया था तो यह विधवा, विकलांग और ब्राह्मण इन तीनों को इससे मुक्त रखा था। बाद में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। या ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और अकबर जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। शुरू 1679 में औरंगजेब किया था और इसे अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला। तो जजिया कर से संबंधित 5 बादशाह को जरूर याद रखिए, जिसमें सुल्तान भी शामिल है। याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, एक याद रखिएगा शासक मोहम्मद बिन कासिम शुरू किया सर्वप्रथम। एफएसटी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अकबर इसे 1564 में समाप्त किया। औरंगजेब पुनः चालू किया और मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से इसे समाप्त किया। ये पांचों काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था कब? 1571 ईस्वी में। देखिए याद रखिएगा कि अकबर 1571 ईस्वी में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया था, ठीक है। और याद रखिए बाद में हम पढ़ेंगे कि यह पुनः फिर 1585 ईस्वी में अपनी राजधानी लाहौर को स्थानांतरित करता है, ठीक है, लाहौर लेके चला आता है। देखिए इबादत खाने की स्थापना इसने 1575 ईस्वी में किया था। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश इसने 1578 में किया था। इबादत खाने को आराधना गृह के नाम से भी जानते हैं। जब इसने इबादत खाने की स्थापना किया था तो उस टाइम पे सिर्फ मुसलमानों के लिए खोला था, बाद में इसे सभी धर्मों के लोगों के लिए 1578 ईस्वी में इसका दरवाजा खोल दिया था। ये देखिए महजर की घोषणा कब किया था अकबर? 1579 ईस्वी में इसने महजर की घोषणा किया था। और यह महजर की घोषणा पत्र को तैयार किसने किया था? आप जानते हैं अबुल फजल का पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस महजर की घोषणा को तैयार कौन किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था। देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर 1582 ईस्वी में किया था। आप जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल था और इसका मुख्य पुरोहित था अबुल फजल। और दीन ए इलाही धर्म को स्वतंत्र एक धर्म कहा था किसने? याद रखिएगा मोहसिन फानी ने। देखिए इलाही संबंध की शुरुआत अकबर ने 1583 में किया था। देखिए अकबर ने राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 ईस्वी में। देखिए 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व में विक्रम संबंध की शुरुआत हुआ था। 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत हुआ था जिसे अभी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 622 ईस्वी में हिजरी या मुस्लिम संबंध की शुरुआत हुआ था। तो जब भी संबंध का प्रश्न आए या फैक्ट आए तो आप चारों संबंध को एक जगह पे याद किया करिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब हम अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है 1561 ईस्वी। देखिए 1561 ईस्वी में इसने मालवा प्रदेश को विजिट किया था और यहाँ का शासक था बाज बहादुर। देखिए आपको सारे प्रदेश को नहीं याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा 4-5 इंपॉर्टेंट है बस उसी को आप याद रखिएगा, ठीक है। और मुगल सेनापति कौन था? याद रखिएगा अधम खां और पीर मोहम्मद, ठीक है। आगे देखिए 1562 ईस्वी में इसने चुनार प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था अफगानी शासक और मुगल सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खां। आगे देखिए देखिए गोंडबाना का शासक कौन था? वीर नारायण एवं दुर्गावती। इसे अकबर 1564 ईस्वी में जीता था और मुगल सेनापति कौन था? आसफ खां। आगे देखिए 1562 ईस्वी में आमेर प्रदेश को इसने विजिट किया था और आमेर यह स्वेच्छा से अधीनता अकबर की स्वीकार कर लिया था। आमेर का शासक कौन था? भारमल। इसने अपनी पुत्री का शादी अकबर से कर दिया था, आप जानते ही हैं। आगे देखिए 1562 ईस्वी में मेड़ता, याद रखिएगा मेड़ता प्रदेश को अकबर जीता था और यहाँ का शासक था जयमल और मुगल सेनापति था सरफुद्दीन, ठीक है। आगे देखिए 1562 ईस्वी में 1568 ईस्वी में इसने मेवाड़ के शासक को मेवाड़ प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था उदय सिंह और मुगल सेनापति का काम स्वयं अकबर ने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अकबर स्वयं सबसे पहला अभियान करता है मेवाड़ का, ठीक है। मालवा सबसे पहले जीता था लेकिन वहाँ पे स्वयं अकबर सेनापति का काम नहीं किया था, तो स्वयं अकबर सेनापति का काम करता है मेवाड़ के प्रदेश को जीतने में, ठीक है। और यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह, ठीक है। आगे देखिए 1576 ईस्वी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था राणा प्रताप और मुगल सेनापति का काम किया था मान सिंह एवं आसफ खां, ठीक है। आगे देखिए 1569 ईस्वी में इसने रणथंभौर प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था सुरजनहारा और मुगल सेनापति का काम किया था भगवान दास एवं अकबर। आगे देखिए 1569 ईस्वी में कालिंजर प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था रामचंद्र और मुगल सेनापति का काम किया था मजनू खां एवं काकसाहा। आगे देखिए 1570 ईस्वी में इसने मारवाड़ प्रदेश को जीता था, यहाँ का शासक था राव चंद्रसेन और याद रखिएगा कि यह स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए 1570 ईस्वी में इसने जैसलमेर प्रदेश को जीता था, यहाँ का शासक था रावल हरि राय और मुगल सेनापति याद रखिएगा कि यह भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए 1570 में अकबर ने बीकानेर प्रदेश को जीता था, यहाँ का शासक था कल्याणमल और इसने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। देखिए 1571 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया था और यहाँ का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय और मुगल सेनापति अकबर सम्राट खुद था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए 1574-76 ईस्वी में इसने बिहार व बंगाल को विजिट किया था और यहाँ का शासक था दाऊद खां और मुगल सेनापति था मुनीम खां खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुनीम खां मुगल सेनापति था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन स्टूडेंट के लिए, तो और भी इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी टीचर, बीपीएससी और बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल प्रदेश को जीता था, यहाँ का शासक था हकीम मिर्जा और मुगल सेनापति मानसिंह एवं अकबर था। देखिए 1586 ईस्वी में इसने कश्मीर प्रदेश को जीता था, यहाँ का शासक था यूसुफ याकूब खां और मुगल सेनापति का काम किया था भगवान दास व कासिम खां। 1592 ईस्वी में इसने उड़ीसा प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था निसार खां, मुगल सेनापति का काम किया था मान सिंह। आगे देखिए 1593 ईस्वी में इसने सिंध प्रदेश को जीता था, यहाँ का शासक था जानी बेग और मुगल सेनापति का काम किया था अब्दुल रहीम खान खाना। आगे देखिए 1593 ईस्वी में इसने बलूचिस्तान प्रदेश को जीता था और यहाँ का पन्नी अफगान शासक था और मुगल सेनापति का काम किया था मीर मासूम। देखिए 1595 ईस्वी में इसने कंधार प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था मुजफ्फर हुसैन और मुगल सेनापति था शाह बेग।
देखिए 1591 ईस्वी में इसने खान प्रदेश को जीता था और यहाँ का शासक था अली खां, और मुगल सेनापति का कोई जरूरत नहीं पड़ा था, इसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए 1599 ईस्वी में, अब देखिए अकबर के द्वारा जीते गए कुछ प्रदेशों में दक्षिण भारत का कुछ प्रदेश को अकबर ने विजित किया था, जिसमें दौलताबाद का शासक कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी यहाँ की शासिका थी। और मुगल सेनापति का काम कौन किया था? मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर स्वयं। ठीक है। आगे देखिए 1600 ईस्वी में इसने अहमदनगर को जीता था और यहाँ का शासक था बहादुर शाह एवं चांद बीबी, और मुगल सेनापति का काम क्या था? अकबर। आगे देखिए अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश में 1601 ईस्वी में इसने असीरगढ़ प्रदेश को जीता था। यहाँ का शासक था मीरन बहादुर, और मुगल सेनापति का काम अकबर स्वयं किया था। और याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, देखिए यह अकबर का अंतिम अभियान था, तो अंतिम अभियान अकबर का जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जहांगीर के बारे में जितना फैक्ट हो सकता है हम सभी फैक्ट को देखते हैं। देखिए जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। देखिए सलीम या जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली का अगला बादशाह नियुक्त हुआ था। अब देखिए आप जानते हैं कि दिल्ली का अगला बादशाह जहांगीर कब बना था? 1605 ईस्वी में, अकबर की मृत्यु के पश्चात बना था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1605 ईस्वी में। ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड क्या रहा है शासन का? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट है। देखिए आप याद रखिएगा कि जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इनके माता का नाम था हड़खाबाई। देखिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। आप जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। देखिए अब हम जहांगीर की शादी की अगर बात करें तो ये इसका पहला शादी 1585 ईस्वी में इसने मानबाई से की थी, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था। दूसरा शादी इसने 1588 ईस्वी में किया था, जो कि उदय सिंह की पुत्री जगत सिंह गोसाई या जोधाबाई से किया था। ठीक है, जिससे कालांतर में खुर्रम का जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि खुर्रम अगला बादशाह शाहजहां के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। शाहजहां के ही बचपन का नाम था खुर्रम। आगे देखिए तीसरा शादी इसने 1611 ईस्वी में मेहरुनिस्सा से किया था। ठीक है, जिसका वास्तविक नाम था नूरजहां। नूरजहां इसने उपाधि दिया था इसको। ठीक है, नूरजहां से किया था। नूरजहां के पिता का नाम था, ईरानी निवासी हुआ करते थे, मिर्जा गियास बेग, जिसको हम इत्मौद्दौला के नाम से भी जानते हैं। और इनके माता का नाम था अस्मत बेगम। नूरजहां के माता का नाम था अस्मत बेगम। आप याद रखिएगा कि यही अस्मत बेगम है जो कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। तो अस्मत बेगम कौन थी? तो याद रखिएगा नूरजहां की माँ थी, नूरजहां की माँ हुआ करती थी। ठीक है, और इसी अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, आगे देखिए 1606 ईस्वी में इसका बड़ा पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और खुसरो की मदद सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस पर नाराज हो गया था जहांगीर और गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और खुसरो को अंधा करवा दिया था। ठीक है, तो 1606 ईस्वी में इसका बड़ा पुत्र खुसरो जहांगीर के विरोध विद्रोह करता है, और इसका मदद करता है कौन? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव करते हैं, और इससे नाराज हो गया जहांगीर और अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। ठीक है, और खुसरो को अंधा करवा दिया था। देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी है, और किस भाषा में लिखी है? तो याद रखिएगा फारसी भाषा में, और इसे पूरा मोतबिंद खां ने किया था। तो याद रखिएगा कि मुगल काल में बाबर और जहांगीर दो ऐसे बादशाह हुए, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है, जिसे फारसी में अनुवाद अकबर के समय में पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, और जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, जो कि फारसी भाषा में है। ठीक है, और इसे पूरा किसने किया था? याद रखिएगा मोतबिंद खां ने किया था। और यही दोनों ऐसा बादशाह है जिसका मकबरा भारत से बाहर है। आप जानते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है? बाबर का मकबरा काबुल में है, और आगे अभी पढ़िएगा आप, जहांगीर का मकबरा ये शहादरा यानी लाहौर में है। ठीक है, काबुल कहाँ पड़ता है? आप जानते हैं अफगानिस्तान में, और लाहौर आपका है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है, और यही दोनों ऐसे मुगल बादशाह हैं जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, आगे देखिए जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। तो न्याय की जंजीर के नाम से किसको जानते हैं? जहांगीर को। देखिए अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान किया था? याद रखिएगा जहांगीर। देखिए 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गई थी। कंधार सामरिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व था, कंधार का सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व था। इस पर शाह अब्बास का अधिकार हो गया था। ठीक है, जब यह मुगलों के हाथों से निकला था तो इस पर शाह अब्बास का अधिकार हो गया था। ठीक है, और कंधार का सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व हुआ करता था। ठीक है, देखिए जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया था, और यही ग्यास बेग कौन है? नूरजहां के पिता हैं। ठीक है, देखिए इसे इत्माउद्दौला का उपाधि भी प्रदान किया है। आप आगे पढ़िएगा इत्माउद्दौला का मकबरा के बारे में। ठीक है, देखिए इसके समय ईरानी को उच्च पद प्राप्त था। जहांगीर के समय में ईरानी को उच्च पद प्राप्त हुआ करता था, क्योंकि जानते हैं कि इसने शादी किससे किया था? नूरजहां से। अंतिम शादी 1611 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां से शादी किए थे। ठीक है, आगे देखिए नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे।
महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। कौन? महावत खां। आगे देखिए, जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। आप जानते हैं कि यही खुर्रम अगला मुगल बादशाह बनता है, शाहजहां के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किसने दिया था? स्वयं जहांगीर ने दिया था। और कब दिया था जरूर याद रखिएगा, जब इसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता पाई थी तब। ठीक है, ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1627 ईस्वी में भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और इसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया गया था। तो जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत से बाहर है। ठीक है, ये भी वर्तमान में कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक है, किस नदी के किनारे इसको दफनाया गया था? रावी नदी के किनारे। देखिए जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां इसकी बेगम हुआ करती थी। देखिए नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिस्सा। ठीक है, देखिए जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का आगमन कब हुआ था? तो हुमायूं के काल में। ठीक है, और हुमायूं ने ही मुगल चित्रकला के लिए एक कारखाने की भी स्थापना करवाया था। और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट। अगर हम पूछे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके युग को बोलते हैं? अकबर के युग को। स्थापत्य का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा शाहजहां के काल को। ठीक है, देखिए मुगल चित्रकला इसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर हुआ करता था। देखिए जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? आगा राज, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत आदि। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो तो कम से कम आप याद रख ही सकते हैं कि जहांगीर के दरबार के दो जो प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन कौन थे? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। इस दोनों के बारे में जरूर याद रखिए, बाकी को आप मत ही याद रखिए। ठीक है, देखिए अबुल हसन यह व्यक्ति विशेष चित्र बनाने में महारत हासिल किए हुए था। इसकी विशेषता क्या थी अबुल हसन की? कि यह व्यक्ति विशेष चित्र बनाने में महारत हासिल किए हुए था। जहांगीर ने इसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान किया था। किसे? अबुल हसन को। अब देखिए उस्ताद मंसूर, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उस्ताद मंसूर यह पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। ठीक है, और प्रकृति का भी चित्र बनाता था। देखिए जहांगीर ने इसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया था। नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया था जहांगीर, और नादिर उल जमा की उपाधि इसने अबुल हसन को दिया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अबुल हसन मानव निर्मित चित्र बनाने में या व्यक्ति विशेष चित्र बनाने में महारत हासिल किए हुए था, और उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। ठीक है, देखिए हमजानामा का जो विषय है यह चित्रकला का विषय है, हमजानामा। ठीक है, देखिए चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ सर्वप्रथम हुमायूं के समय में हुआ था। हम पहले भी बताए हैं आपको हुमायूं के लेक्चर में भी कि हुमायूं के समय में सर्वप्रथम मुगल शैली का प्रारंभिक चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था, और इसी हुमायूं ने सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए एक कारखाने भी बनवाए थे। ठीक है, तो मुगल चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय में हुआ था, और चित्रकारी के लिए इसने सर्वप्रथम कारखाने बनवाए थे। कौन? हुमायूं। ठीक है, और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। आगे देखिए जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। देखिए अशोक के कौशाम्बी जो कि वर्तमान में प्रयाग में है पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, तो जहांगीर का लेख किस पे उत्कीर्ण है? तो अशोक के कौशाम्बी पे। ठीक है, देखिए जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज हुआ करता था, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और आप जानते हैं कि रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जो किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा जहांगीर के काल में आया था, और इसी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। इंग्लिश खां की उपाधि दिया था, खान की भी उपाधि दिया था, और एक आर्मेनिया की स्त्री से इसका शादी भी कर दिया था। ठीक है, आगे है सर टॉमस रो के बारे में जानते ही हैं कि यह 1615 से 19 ईस्वी तक इसका भारत में समय रहा है। 1615 ईस्वी में यह आया था। यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था, और 1616 ईस्वी में यह जहांगीर से अजमेर में मिला था। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर थॉमस रो अजमेर में जहांगीर से कहाँ पे मिला था? तो अजमेर में मिला था। ठीक है, आगे देखिए विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आए थे? तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में। देखिए कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप जानते हैं कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, आगे है हॉकिंस को आप जानते हैं कि हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां एवं खान की उपाधि प्रदान किया था, और इसे आर्मेनिया की एक स्त्री से इसकी शादी भी कर दी थी। बड़ा एहसान किया था इसके ऊपर कि जहांगीर ने इसे आर्मेनिया की एक स्त्री से शादी कर दिया था। ठीक है, और इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया था। आगे देखिए दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। देखिए दो अस्पा क्या होता था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में क्या होता था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ठीक है, दो अस्पा में 2 गुने घोड़े और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला है चित्तौड़ की संधि, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
देखिए चित्तौड़ की संधि राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य संपन्न हुआ था। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया था, जो अकबर के समय में मुगल के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। तो चित्तौड़ की संधि किसका प्रमुख उपलब्धि है, याद रखिएगा जहांगीर का। कब किया था? 1615 ईस्वी में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ईस्वी है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया था। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन जुनता दल का सदस्य नहीं है। तो जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया था। और याद रखिएगा कि जुनता दल का सदस्य कौन कौन सा है, जुनता दल के कौन कौन से सदस्य हैं। तो पहला है एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग। आप जानते हैं कि यह नूरजहां के पिता थे। देखिए जुनता दल को नूरजहां दल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख सदस्य कौन थे? पहला तो इतमाउद्दौला है, जिसको मिर्जा गयास बेग के भी नाम से जानते हैं। इसी मिर्जा गयास बेग को इतमाउद्दौला की उपाधि कौन दिए थे? जहांगीर ने प्रदान की थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये नूरजहां के पिता हुआ करते थे। अगला है अस्मत बेगम, जो कि जुनता दल की सदस्य थी। अस्मत बेगम ये नूरजहां की मां थी। इसने गुलाबों से इत्र बनाने की कला की खोज की थी। कौन? अस्मत बेगम। ठीक है, तीसरा है आसफ खां, जो कि नूरजहां का भाई हुआ करता था। चौथा है आपका शाहजादा खुर्रम, जो कि शाहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां के नाम से दिल्ली के अगला बादशाह घोषित हुआ था। देखिए यह बाद में दल से खुद को अलग भी कर लिया था। ठीक है, शाहजादा खुर्रम बाद में दल से अलग कर लिया था। तो याद रखिएगा कि जुनता दल का सदस्य था कौन? नहीं। तो याद रखिएगा कि स्वयं जहांगीर जुनता दल का सदस्य नहीं था। जुनता दल का यह सदस्य नहीं था। ठीक है, नूरजहां ने इसे जुनता दल का सदस्य नहीं बनाया था। किसे? जहांगीर को। ठीक है, अगला है फ्रांसिस्को पेलसर्ट, डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में भारत आया था। आगे देखिए जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह कर दिया था, और जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ था। देखिए इस विद्रोह में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसका मदद किया था, जिस कारण से जहांगीर ने उसे मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, अगला है 1623 ईस्वी में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह को महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने पराजित किया था। आगे है 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी ये तीनों जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। कौन कौन? इसका सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, फिर खुर्रम और फिर महाबत खां। ठीक है, तीनों का विद्रोह याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, खुसरो का तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुसरो का साथ दिया था गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के पांचवें गुरु हुआ करते थे, और इसकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। ठीक है, और खुसरो को अंधा करवा दिया था। आगे देखिए पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था, और जहांगीर ने 1617 ईस्वी में इस तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? याद रखिएगा जहांगीर। और तंबाकू कहां से आया था भारत? याद रखिएगा पुर्तगाल से। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाता है जहांगीर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इत्माउद्दौला का मकबरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मकबरा है। ठीक है, क्यों है याद रखिएगा। देखिए आगे देखिए नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिसको इत्माउद्दौला के नाम से भी जानते हैं, की याद में बनवाया था। तो इत्माउद्दौला का जो मकबरा है ये नूरजहां के पिता का मकबरा है। यह पहली ऐसी कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई है। तो पूर्णतया संगमरमर से कौन सा मकबरा बना हुआ है? तो याद रखिएगा इत्माउद्दौला का मकबरा। आप जानते हैं कि दोहरी गुंबद वाला मकबरा किसका है? दोहरी गुंबद वाला मकबरा, प्रथम दोहरी गुंबद वाला मकबरा तो हुमायूं का मकबरा है। हिंद एवं ईरानी कला का समन्वय सर्वप्रथम किसके मकबरे में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा शेरशाह के मकबरे में देखने को मिलता है। इसमें गुदाई तथा संगमरमर के अलावा पित्रा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया है। इस मकबरा में पहली बार पित्रा का प्रयोग सजावट हेतु किया गया है। ये बीपीएससी कई बार एग्जाम में ये प्रश्न को पूछा है। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी या बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल या यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फैक्ट को आराम से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए यही है इत्माउद्दौला का मकबरा, जो कि पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। इसमें पित्रा का नामक जराव का कार्य सर्वप्रथम इत्माउद्दौला के मकबरे में किया गया है। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में करवाया था। इसी मिर्जा गयास बेग को इत्माउद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दिया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए अब थोड़ा सा फैक्ट है नूरजहां के बारे में। नूरजहां की कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए नूरजहां, देखिए यह ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दिया था। देखिए 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो गई थी, और मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हो गई थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने इसे नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था, सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। ठीक है, कौन? जहांगीर। और 1611 ईस्वी में उससे निकाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। और याद रखिएगा कि इसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है,
तो नूरजहाँ का जो कहानी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि नूरजहाँ को सबसे पहले जहांगीर कब देखता है, नवरोज त्यौहार के अवसर पर देखता है, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम क्या था नूरजहाँ का, मेहरुनिस्सा, ठीक है। और जब इसने जहांगीर से निकाह किया था तब जहांगीर ने इसे नूरमहल एवं नूरजहाँ की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। जहांगीर के बारे में सारे फैक्ट को देखे हैं, तो चलिए अब हम शाहजहाँ के बारे में जितने फैक्ट हो सकते हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। देखिए यह जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। देखिए शाहजहाँ के पिता का नाम था जहांगीर, देखिए इसके बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है। तो शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था, याद रखिएगा खुर्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था, खुर्रम नाम था। और याद रखिएगा कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, याद रखिएगा सलीम। अगर हम आपसे पूछे कि अकबर के बचपन का क्या नाम था, अकबर के बचपन का क्या नाम था, याद रखिएगा जलाल, ठीक है। ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूछे कि औरंगजेब को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा जिंदा पीर, और आलमगीर के नाम से इसे ही जाना जाता है। आलमगीर के नाम से किसको जानते हैं, औरंगजेब को, ठीक है। देखिए अब हम शाहजहाँ के विवाह के बारे में अगर चर्चा करें, देखिए इसका विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुई थी, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। देखिए शाहजहाँ ने इसे मलका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। देखिए इसकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण, अर्जुमंद बानो बेगम जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना गया है, प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि इस शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था खुर्रम, इस खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि किसने दिया था, याद रखिएगा जहांगीर ने खुद दिया था। क्यों, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर दिया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्जुमंद बानो बेगम किसका वास्तविक नाम था, याद रखिएगा मुमताज महल का। चलिए आगे देखिए 1628 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था और इसने उपाधि अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की धारण किया था। देखिए आपको इतना बड़ा उपाधि याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये उपाधि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजधानी कोई भी बादशाह अगर स्थानांतरित कर रहा है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। देखिए अहमदनगर को 1633 ईस्वी में इसने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था और यहाँ के शासक हुसैन शाह तृतीय को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था, ठीक है। और याद रखिएगा कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पे रखा था, याद रखिएगा जयपुर भवन आगरा में रखा था। कहाँ पे, आगरा में रखा था, काफी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। आगे देखिए शाहजहां के समय में गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। देखिए इसके शासनकाल में औरंगजेब पहले दक्कन का सूबेदार हुआ करता था, ठीक है, औरंगजेब पहले दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। देखिए शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान किया है। आप जानते हैं कि यही खाने खाना की उपाधि अकबर ने किसे दिया था, अबुल फजल को दिया था, ठीक है। और यहाँ शाहजहां ने महावत खां को दिया है खाने खाना को उपाधि और आसफ खां को इसने वजीर का पद दिया है, ठीक है। आगे देखिए कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, ठीक है। तो कंधार काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कंधार से। देखिए शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा था, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी, ठीक है। तो कंधार शाहजहां के समय में अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार क्षेत्र से निकल गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। आगे पढ़िए, देखिए अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसके कब्र के ऊपर करवाया था। इसका रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। रूपरेखा का मतलब समझिए सीधा कि इसका जो इंजीनियर था वो उस्ताद ईसा था और मुख्य स्थापत्य कलाकार, ठीक है, मुख्य स्थापत्य कलाकार और जो मिस्त्री था कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। देखिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है को द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसे दक्कन का भी ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी बेगम की यादों में करवाया था। देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आप जानते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। आप जानते हैं कि आप याद रखिएगा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन के नाम से किसको जानते हैं, नादिर शाह को। अगर हम पूछे आपसे कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नादिर शाह को। तो याद रखिएगा कि यही 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था और यही नादिर शाह इस मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान चला गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन बना था, मोहम्मद शाह रंगीला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है।
देखिए ध्यान से देखिए, यही है आपका आगरा का ताजमहल। देखिए बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। कितना भव्य दिखने में है। देखिए इसका डिजाइन या रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था और इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो इसका रूपरेखा उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक, आपको हम द्वितीय ताजमहल भी दिखा ही देते हैं। देखिए यही है आपका द्वितीय ताजमहल, जिसको बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। इसको दक्कन का ताजमहल भी बोलते हैं। देखिए यह औरंगजेब की प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। देखिए यह ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। देखिए यह कहा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ था आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के निर्देशन में यह संपन्न हुआ था इसका निर्माण कार्य। देखिए इसका मुख्य इंजीनियर था हंसपत राय। ठीक है, तो बीबी के मकबरे का मुख्य इंजीनियर कौन था? हंसपत राय। और इसका निर्माण करता था अताउल्लाह। निर्माणकर्ता कौन था? अताउल्लाह था। और आप खुद ही बताइए कि ताजमहल जहाँ कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, ठीक है, वहीं पे ये बीबी का मकबरा देखिए उतना ही बदसूरत दिख रहा है। ठीक है, फिर भी औरंगजेब को खुश करने के लिए इसे लोगों ने द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? शाहजहां के काल को। ठीक है, अगर हम पूछे कि साहित्य काल का स्वर्ण युग किसके काल को बोलते हैं, तो याद रखिएगा अकबर के काल को। अकबर के काल को साहित्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, ठीक है, किसके काल को? तो याद रखिएगा अकबर के काल को। अकबर के बारे में जानते हैं कि इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ का अनुवाद किया गया था फारसी में। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, तो याद रखिएगा जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को बोलते हैं? तो शाहजहां के काल को। इसके समय में बहुत सारे इमारतें का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए इसके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद। याद रखिएगा कि आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर हम पूछे कि दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जरूर याद रखिएगा दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने निर्माण करवाया था और दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ आगरा का ताजमहल, ठीक है, लाहौर किला स्थित शीश महल, इन सब का निर्माण शाहजहां ने किया था। ठीक है, देखिए आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। ठीक है, देखिए इसके प्रमुख चित्रकार शाहजहां के समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मोहम्मद हाशिम। ठीक है, और इसके समय में संस्कृत के कवि कौन कौन रहा करते थे? बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र। पूछा जाता है कभी कभी कि संस्कृत के कवि बंशीधर मिश्र किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा शाहजहां के दरबार में थे। ठीक है, या शाहजहां के समय में थे। देखिए शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि लाल खां को दिया था और महाकवि राय की उपाधि जगन्नाथ को दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है। गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने किसको दिया था? लाल खां को। और महाकवि राय की उपाधि किसको दिया था? जगन्नाथ को। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यही है दिल्ली का लाल किला। 15 अगस्त में आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसी प्राचीर से भाषण देते हैं। ठीक है, लाल किले के प्राचीर से ही वो संबोधन करते हैं। ठीक है, संबोधन देते हैं। आगे देखिए शाहजहां के बारे में। देखिए शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। इसने सर ए अकबर, जिसको महान रहस्य के नाम से भी जानते हैं, से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। तो सर ए अकबर किसका अनुवाद किया हुआ है? तो याद रखिएगा उपनिषदों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सर ए अकबर, जिसको महान रहस्य के नाम से भी जानते हैं, यह उपनिषदों का अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, देखिए दारा शिकोह कादरी सिलसिले का था। ठीक है, यह किस सिलसिले का था? कादरी सिलसिले का। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दारा शिकोह किस सिलसिले से था? कादरी सिलसिले से था। और अगर अकबर की बात करें तो अकबर यह चिश्ती सिलसिले से था, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, और दारा शिकोह के बारे में अगर पूछे तो कादरी सिलसिले से। ठीक है, देखिए दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। ठीक है, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मूल रचना है मज्म उल बहरीन किसकी मूल रचना है? तो याद रखिएगा दारा शिकोह की। ठीक है, और दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी ने याद रखिएगा सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस टाइम पे शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब दक्कन में था। ज्यों ही ये जानकारी सबको मिली, सब भागा भागा आया और उत्तराधिकारी का युद्ध। चलिए आगे हम इसके उत्तराधिकार का युद्ध को देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने धर्मट का युद्ध। धर्मट कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास स्थित है धर्मट। देखिए धर्मट के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। फिर है सामूगढ़ का युद्ध।
सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब ने इस युद्ध में दारा सिकोह को पराजित किया था। अगला है देवराई का युद्ध, जो कि 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। यह उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। कौन सा? देवराई का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस युद्ध में दारा सिकोह को पराजित होना पड़ा था और इस पर इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में इसकी हत्या कर दी गई थी और इस पर इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाया गया था और इसकी बाद में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और याद रखिएगा कि दारा सिकोह को लेनपुल ने लघु अकबर कहा है। तो लघु अकबर के नाम से किसको जानते हैं? काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? दारा सिकोह को। ये काफी पढ़ा लिखा था, ठीक है। दारा सिकोह काफी पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था ये, ठीक है। लेनपुल ने इसको लघु अकबर की संज्ञा दी है। किसे? दारा सिकोह को। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति ही शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। अकबर की भांति ही जिस प्रकार से अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया था, उसी प्रकार शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। देखिए, शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। देखिए, इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाजा। आप जानते हैं कि दिल्ली के पश्चिम में ही लाहौर पड़ता है। इसके पश्चिमी द्वार का नाम था लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम था दिल्ली दरवाजा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखिए, शाहजहां के बारे में आगे पढ़िए। देखिए, इसने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। आप जानते हैं कि बलबन ने ही सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। देखिए, साथ ही जमीन बोझ की प्रथा को भी समाप्त किया था। कौन? शाहजहां जमीन बोझ की प्रथा और सिजदा प्रथा को समाप्त किया था और साथ ही साथ पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की ही मनाही कर दी थी, ठीक है। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर भी इसने मना कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखते हैं कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को, ठीक है। शाहजहां का काल मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है और ये ऐसा कौन इतिहासकार कहता है? याद रखिएगा, A.L. श्रीवास्तव कहते हैं, ठीक है। अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखते हैं कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, एक इतिहासकार एलिफंस्टन का कहना है कि शाहजहां के काल के बारे में इसने लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था, ठीक है। आगे देखिए, 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और आगरा के किले में इसे कैद कर दिया था, ठीक है। देखिए, यह अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 1666 ईस्वी में नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा, 1666 ईस्वी में। तो चलिए अब हम अगला बादशाह औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था, ठीक है। देखिए, इसका बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। देखिए, इसका निकाह हुआ था दिलरास बानो बेगम से हुई थी, ठीक है। इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु हुआ करते थे। देखिए, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। आप जानते हैं कि सुन्नी और शिया दो धर्म हैं इस्लाम में। यह सुन्नी धर्म को मानता था। देखिए, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जयसिंह और शिवाजी के मध्य 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुआ था? जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच। कब? 22 जून 1665 ईस्वी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देखिए, 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः इसने लागू कर दिया था। आप जानते हैं कि जजिया कर को भारत में सर्वप्रथम लागू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सर्वप्रथम लागू इसी ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने विधवा, विकलांग और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। याद रखिएगा, इस मोहम्मद बिन कासिम विधवा, विकलांग और ब्राह्मण, इन तीनों पर जजिया कर को नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, FST लगाया था, ठीक है। और जजिया कर को अकबर समाप्त करता है कब? अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था कब? 1564 ईस्वी को। लेकिन पुनः औरंगजेब इसको लागू कर देता है कब? 1679 ईस्वी को, ठीक है। और याद रखिएगा कि अंतिम रूप से अगर पूछे आपसे कि अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया, जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो याद रखिएगा, ये समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। और यही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसके समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है। आप जानते हैं कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर इन्हें जयपुर भवन आगरा में रखा गया था। तो याद रखिएगा कि शिवाजी को कैद करके कहाँ पे रखा गया था? जयपुर भवन आगरा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कहाँ पे रखा गया था? जयपुर भवन आगरा में। शिवाजी को कैद करके 1666 ईस्वी में जयपुर भवन आगरा में रखा गया था। देखिए, इसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण, और याद रखिएगा कि औरंगजेब के द्वारा
इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में हत्या करवा दी थी। आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो नगर आप जाइएगा तो जीटीबी नगर इसी के नाम से, इन्हीं के नाम से है, गुरु तेग बहादुर के नाम से। ठीक है, और मुखर्जी नगर जब आप पढ़ने के लिए जाया करिएगा तो यही जीटीबी नगर आपको उतरना पड़ता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यह दूसरी बार अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली का अगला मुगल बादशाह बना था। तो आपको इतना बड़ा इसका उपाधि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस आलमगीर याद रखिएगा। ठीक है, कि औरंगजेब को आलमगीर के भी नाम से जानते हैं, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। और याद रखिएगा कि इसी सुलेमान सिकोह को औरंगजेब अफीम खिलाकर मार डालता है। ठीक है, देखिए औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दिया था। इसका साथ मारवाड़ के दुर्गादास और मेवाड़ के राजा जयसिंह ने दिया था। ठीक है, राजा राज सिंह ने दिया था। ठीक है, तो मेवाड़ के राजा राज सिंह और मारवाड़ के शासक दुर्गादास ने मोहम्मद अकबर का अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह में साथ दिया था। ठीक है, कहा जाता है कि दुर्गादास के बहकावे में ही आकर मोहम्मद अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखिए औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं पहले अभ्यास करता था। इसके समकालीन इसे शाही दरवेश में एक फकीर एवं मुसलमान इसे जिंदा पीर समझते थे। ठीक है, तो शाही दरवेश में इसे एक फकीर भी कहा गया है, औरंगजेब को एक फकीर की भी संज्ञा मिली है और इसे जिंदा पीर भी कहा गया है। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा गया है। यह जो कुछ भी दूसरों पर लागू करना चाहता था पहले उसका स्वयं अभ्यास करता था। कौन? औरंगजेब। ठीक है, इसलिए इसके समकालीन इसे शाही दरवेश में एक फकीर एवं मुसलमान इसे जिंदा पीर कहा करते थे। ये आगे देखिए इसने 1686 ईस्वी को बीजापुर एवं 1687 ईस्वी को गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए गोलकुंडा का शासक उस समय पे अबुल हसन हुआ करता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है, कि मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध अबुल हसन से था। ठीक है, मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध किससे है? अबुल हसन से। और आप जानते हैं कि अबुल हसन कौन था? गोलकुंडा का शासक हुआ करता था। ठीक है, देखिए औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, देखिए मेहरुनिस्सा औरंगजेब की पुत्री हुआ करती थी। देखिए एक मेहरुनिस्सा आप जानते हैं कि नूरजहां के नाम से बाद में विख्यात हुई थी। ये जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, और यहाँ पे एक मेहरुनिस्सा थी औरंगजेब की पुत्री। देखिए जहां आड़ा, रोशन आड़ा और गौहर आड़ा ये सभी शाहजहां की पुत्री थी और औरंगजेब की बहन हुआ करती थी। आप याद रखिएगा कि इसी जहां आड़ा को साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। तो औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसको दिया था? जहां आड़ा को दिया था। ठीक है, आगे देखिए अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, परंतु पुनः औरंगजेब ने इसे 1679 ईस्वी में लागू कर दिया था। देखिए लेकिन जब लागू किया था तो इसने कुछ इसमें काम किए थे, सुधार किए थे। इसने स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी तथा आय रहित यानी जो बेरोजगार व्यक्ति थे, यानी बेरोजगारों को इस कर से मुक्त रखा था। ठीक है, जजिया कर तो लगाया था औरंगजेब, लेकिन इसमें स्त्री, गुलाम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, भिखारी और बेरोजगार इन सबको इस कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, और अकबर जजिया कर को कब समाप्त किया था? याद रखिएगा 1564 में। और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन था? याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला यह जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करता है, अंतिम रूप से समाप्त करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत में जजिया कर को लागू सर्वप्रथम कौन किया था? याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये कहाँ का था? याद रखिएगा अरब का था। और इसने विधवा, विकलांग और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक था। देखिए जजिया कर से संबंधित जब भी कोई प्रश्न या जब भी कोई फैक्ट आपके सामने नजर आए तो आप इतना सारा फैक्ट एक बार लिखा करिए। ठीक है, एक बार एक जगह पे लिख लिया करिए। ठीक है, और उसको बार बार रिपीट किया करिए। देखिए आगे देखिए औरंगजेब का मानना था कि प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरों शब्दों में अगर इसको कहना चाहें तो तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गैर मुसलमानी देशों को दारुल हर्ब कहा गया है, यानी दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश। ठीक है, तो इसका कहना था कि काफिरों के देशों पर तब तक युद्ध करो
तब तक उसके विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करो, जब तक कि वह दारुल इस्लाम में परिवर्तित ना हो जाए, जब तक कि वह इस्लाम के राज्य में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, काफिर आप जानते हैं कि गैर मुसलमानों को काफिर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बंद करवा दिया, हेडिंग है आपका बंद करवा दिया। देखिए औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार को मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन ये बंद करवा दिए थे। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार को मनाना और तुलादान तथा झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया था। देखिए इसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद करवा दिया था। ठीक है, देखिए इसने बेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया था। या तो बेश्याओं को बोला तुम शादी कर लो, नहीं तो देश छोड़ दो। ठीक है, देखिए इसने दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्योहार को मनाना बंद कर दिया था। ठीक है, इसने बसंत, होली, दिवाली सभी त्योहार को मनाना बंद कर दिया था। देखिए इसने दरबार में संगीत पर भी पाबंद लगा दी थी। संगीत पर पाबंद लगाने वाला कौन मुगल बादशाह हुआ था? याद रखिएगा औरंगजेब। और खुद बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। ठीक है, बीना बजाता था ये खुद। अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर नगाड़ा बजाता था। ठीक है, और आप जानते हैं कि सिकंदर लोदी के बारे में कि सिकंदर लोदी शहनाई शहनाई बजाता था ये। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप जरूर पढ़ा करिए एक बार। ठीक है, देखिए इसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था, यानी जितने भी सरकारी संगीतज्ञ थे उन सबको छुट्टी कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे हम लोग बीबी के मकबरे के भी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापत्य शैली ताजमहल पर आधारित थी। यह ताजमहल का ही कॉपी किया गया था। देखिए इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बीबी का मकबरा को या रबिया उद दौरानी के मकबरा को। ठीक है, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। देखिए ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देश में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो बीबी का मकबरा का जो निर्माण हुआ था, कहा जाता है कि यह औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। और बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और याद रखिएगा कि आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का अगर मोती मस्जिद आपसे पूछे तो आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगर आपसे दिल्ली का मोती मस्जिद पूछे, दिल्ली का मोती मस्जिद, तो दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। ठीक है, आगे देखिए इसके समकालीन महाराष्ट्र के महान संत गुरु रामदास हुआ करते थे। गुरु रामदास औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे, जो कि महाराष्ट्र के एक संत थे। ठीक है, आप देखिए यही है बीबी का मकबरा, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए औरंगजेब की प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी की मकबरा है ये। देखिए यह ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल की भी संज्ञा दिया गया है। देखिए आजम शाह के निर्देशन में इसका कार्य संपन्न हुआ था। आजम शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था। देखिए इस बीबी का मकबरा का जो मुख्य इंजीनियर था वो कौन था? हंसपत राय था। इसका निर्माण करता कौन था? अता उल्लाह था। अब एक नज़र ताजमहल को देखिए और खुद में ये डिसाइड करिए कि कौन सा बेहतर है। ठीक है, क्या ताजमहल से इसकी तुलना करना सही है या गलत है? ठीक है, देखिए ये है आपका ताजमहल। देखिए ताजमहल दिखने में कितना भव्य है। वहीं पे आप देख लीजिए बीबी का मकबरा का, तो कहा भी जाता है कि ताजमहल जितना खूबसूरत बना उतना ही बीबी का मकबरा बदसूरत बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए यही है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और किसकी याद में करवाया था? बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ठीक है, इसका रूपरेखा, इसका मुख्य इंजीनियर कौन था? उस्ताद ईसा हुआ करता था। और यहाँ पे देख लीजिए बीबी के मकबरा का मुख्य इंजीनियर कौन था? हंसपत राय था। और इसका ताजमहल का उस्ताद ईसा था। और इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी हुआ करता था। ठीक है, और बीबी के मकबरे का कौन था? याद रखिएगा अता उल्लाह था। अता उल्लाह था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई है। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद भी इसके समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। और संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें भी इसी के समय में लिखी गई भाई। अब बताइए इसने यह बिना भी बजाने में दक्ष था, फिर भी यह संगीत से इसको क्या नाराजगी थी भाई। ठीक है, तो औरंगजेब ने संगीत को बैन कर रखा था और जितने भी सरकारी संगीतज्ञ थे उन सबको छुट्टी कर दिया था। हम आपको यहाँ बताए हैं कि सरकारी संगीतज्ञों की इसने अवकाश दे रखा था। ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या इसके मन में आते रहता था। और इसके समय में शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखा गया है। देखिए औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। अकबर के बारे में जानते कि यह नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ये बेहद इसका शर्मनाक घटना, मतलब शर्मनाक काम था कि इसने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। देखिए इसके शासनकाल में तोड़े गए कुछ प्रमुख मंदिर हैं। सोमनाथ मंदिर,
बनारस का विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, बीर सिंह देव द्वारा निर्मित केशवराय मंदिर जो कि कहाँ पे निर्मित है, मथुरा में, ये जहांगीर के काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इन सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब देता है, कब, 1665 ईस्वी में, ठीक है। देखिए फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक हुआ करता था, फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में संपन्न हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। देखिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। अंग्रेजों से इसकी पहली मुकाबला मुगलों का कहाँ पे हुआ था, हुगली के समीप हुआ था, ठीक है। मुगल गवर्नर कौन था, शाइस्ता खां। और अंग्रेजों से इसकी पहली मुकाबला मुगलों का कब हुआ था, औरंगजेब के शासनकाल में। और इसका भी जरूर याद रखिएगा कब हुआ था, 1686 ईस्वी में, ठीक है। देखिए औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई थी। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा के नाम से प्रसिद्ध है, में दफनाया गया था, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। और इसका याद रखिएगा मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। देखिए इसके समय में सूबों या प्रांतों की संख्या किसी बुक में 20 मिलेगा, किसी बुक में आपको 21 भी मिल सकता है, ठीक है। तो 20 हुआ करती थी। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब को आलमगीर के भी नाम से जानते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसे शाही दरवेश में फ़कीर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे फ़कीर भी कहा जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पूरे मुगल काल के जितने भी 6 मुगल बादशाह हुए हैं, उन सभी मुगल बादशाह को बारी बारी से आपको हम पूरे कंप्लीट बताएं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।